हमने सीखा था कि अकाउंटिंग होती क्या है। हमने कहा सर अकाउंटिंग बेसिकली हिसाब किताब का नाम है। 4 मेन स्टेप्स पर हमारी अकाउंटिंग मुश्तमिल होती है। कौन कौन से स्टेप थे वो? कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है उस ट्रांजैक्शन को अपने पास क्या करो भाई, रिकॉर्ड करो, फिर तो ये 4 मेन स्टेप्स हैं अकाउंटिंग के कि हमने अकाउंटिंग को अपने पास रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना और रिपोर्ट। ये 4 बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं अकाउंटिंग। जो चीज हम आज सीखने जा रहे हैं अकाउंटिंग और कोई भी बिजनेस कुछ चीजों पर बेस कर रहा होता है जिसके बगैर हम कहते हैं सर हमारा बिजनेस चल ही नहीं सकता या हम अकाउंटिंग कर ही नहीं सकते। ये चीजें तो हर बिजनेस में होंगी ही होंगी। वो चीजें कौन कौन सी हैं? तो टॉपिक है हमारा बेसिकली आज का एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग। एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग। ऐसा बचा नहीं जिसके पास नोट्स ना हो। आप चले आप क्लास पर। एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग। सर पहला एलिमेंट हमारा एसेट्स। जी क्या जानते हैं एसेट्स के बारे में? ठीक है, और कोई कभी किसी ने आपको कहा हो कि आप इस कौन का एसेट है? कौन का? कभी तुम्हें ये नहीं किसी ने कहा कि तुम एसेट हो इस कौन का, असासा हो इस कौन का? वो नुसरत फतेह का नामा नहीं सुना? असासा है शहीदों का। बच्चों को, नौजवानों को कहा जाता है कि ये मुल्क का एसेट है, मुल्क का असासा है। क्या मतलब है इसका? ठीक है सर, हमारी ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारी हो और हमें किसी भी किस्म का फ़ायदा देती हो तो हम कहेंगे ये हमारी क्या है? मोबाइल फ़ायदा देता है, एसेट है। मार्कर फ़ायदा दे रहा है, एसेट है। तो आपने कुछ चीज़ों पे गौर करना है। सर मेरी चीज़ है, मैं उससे फ़ायदा ले रहा हूँ तो वो एसेट है। अब ये एक नॉर्मल करने वाली बात है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग। यही बात स्टैंडर्ड कुछ अल्फाज डिफरेंट करके कहते हैं। बात यही है, लेकिन स्टैंडर्ड अपने अल्फाज चेंज कर लेते हैं। अब स्टैंडर्ड क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड कहता है सर 3 मेन चीज़ें आपने देखनी है किसी एसेट को एसेट होने के लिए। पॉइंट नंबर 1, प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स। इकोनॉमिक रिसोर्स का क्या मतलब है? इकोनॉमिक रिसोर्स का क्या मतलब है? इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमिक रिसोर्स का मतलब है ऐसी चीज जो मुझे माशी फायदा दे रही हो या दे सकती। आपका मोबाइल है, आपको कोई इकोनॉमिक फायदा दे सकता है? दे सकता है? नहीं दे सकता? दे सकता है ना। आप इसको यूज करके भी इकोनॉमिक फायदा ले सकते हैं, इसको बेच के भी इकोनॉमिक फायदा ले सकते हैं। तो एसेट होने की पहली शर्त ये है मेरे भाई कि आपकी जो चीज है वो आपको किसी किस्म का इकोनॉमिक बेनिफिट ट्रांसफॉर्म करती है। ये मेरा मार्कर है, इसको बेच दूं फायदा, इससे पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने से पैसे आ रहे हैं, इकोनॉमिक फायदा। एसी बेच दूं पैसा, ये यहाँ पे लगाया हुआ है आप लोगों के लिए, आप लोग फीस जमा करा रहे हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट। बात समझ आती है कि नहीं आती है? तो कोई भी ऐसी चीज
जो मुझे इकोनॉमिकली फायदा दे सकती हो, वो क्या कहलाएगी? एक लाइन आप लोग बोल रहे थे बीच में, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, के फ्यूचर में हम इकोनॉमिक बेनिफिट्स एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो 2023 जनवरी से पहले स्टैंडर्ड यही बात कहता था कि फ्यूचर में आप इकोनॉमिक बेनिफिट्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन 23 जनवरी के बाद ये बात चेंज हो चुकी है। अब स्टैंडर्ड में जो अल्फाज लिखे हुए वो लिखा हुआ है प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स। एंड व्हाट डज द वर्ड प्रेजेंट मीन्स कि कोई चीज आपको अभी भी कोई इकोनॉमिक फायदा दे रही है तो वो भी आपका क्या है? एसेट। चाहे अभी दे रही है चाहे फ्यूचर में दे रही है, क्या कहलाएगी? आपका एसेट। यहां तक बात समझ आती है? पॉइंट नंबर 2, controlled by the entity, controlled by the entity। कंट्रोल्ड बाय द, इसका क्या मतलब है? मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा था, चीज हमारी हो। अच्छा, इस चीज हमारी हो में कुछ बातें ज़हन में रखनी, लिख लिया आप लोगों सामने। अब रिलैक्स हो, मेरी बात सुनो। सिग्नल पहुंच रहे हैं पीछे तक मेरे? पक्की बात है। कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी का मतलब क्या है? ये मेरा मोबाइल है ना, इसको मैं अपनी मर्जी से यूज कर सकता हूं। ये भाई के नोट्स हैं, इनको मैं अपनी मर्जी से यूज, तो ये मेरा एसेट। चाहे मैं इससे कोई फायदा ले भी रहा हूं, लेकिन चूंकि मेरा कंट्रोल नहीं है इसके ऊपर, तो ये मेरा एसेट। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, एसेट के होने के लिए एसेट की ओनरशिप लाजमी नहीं। लाजमी नहीं, ओनरशिप लाजमी नहीं। मतलब लाजमी नहीं है कि आप उस चीज के मालिक हो तो ये एसेट होगा। आपका कंट्रोल होना चाहिए उसके ऊपर, तो वो आपका एसेट होगा। ये बात समझ आती है? आपको उसके ऊपर क्या होना चाहिए मेरे भाई? कंट्रोल होना चाहिए, तो फिर वो आपका क्या होगा? एसेट होगा। ये बात समझ आती है? हजम करो। एग्जाम्पल एक लेते हैं। मीज़ान बैंक गाड़ी देता है, वो गाड़ी मीज़ान बैंक के नाम होती है। किसके नाम होती है? मीज़ान बैंक की ओनरशिप होती है, लेकिन एसेट तो हमारा है। क्यों? क्योंकि फ़ायदा कौन ले रहा है उससे? कंट्रोल किसका है? तो एसेट हमारा। बात समझ आ रही? अब हालांकि हमारी ओनरशिप नहीं है उसके ऊपर, ओनरशिप किसकी है? मीज़ान बैंक की, लेकिन एसेट किसका है? हमारा। बात समझ आ रही? तीसरा पॉइंट, as a result of past, as a result of जी, as a result of past event का क्या मतलब है? एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट का मतलब है सर कोई हिस्ट्री एग्जिस्ट करती हो। मैं भाई की नोट चोरी करके ले जाऊं, फायदा भी दे रहे हैं, कंट्रोल भी मेरा है। मैं चोरी करके ले जाता हूँ, फायदा भी दे रहे हैं, कंट्रोल भी मेरा है, लेकिन पास्ट इवेंट एग्जिस्ट, लीगल लेजिटिमेट पास्ट इवेंट एग्जिस्ट करता होगा तो वो एसेट मेरा होगा। यानी मैंने कभी फ्यूचर में, सॉरी पास्ट में खरीदा हो उसको, मैंने कभी पास्ट में उसको खरीदा हो तो मैं कहूँगा ये एसेट मेरा है। अगर मैंने उसको परचेज नहीं किया या किसी ने मुझे लीगल तरीके से गिफ्ट दिया हो, लीगल तरीके से ट्रांसफर किया हो, तो फिर वो मेरा एसेट है, अदरवाइज वो मेरा एसेट। एब्जॉर्ब करें इस बात। तीनों पॉइंट्स पे कोई मसला है तो पूछो मेरे से।
क्लियर? सर जरा मुझे रिवाइज करवा दें, एसेट्स में कौन से 3 पॉइंट हमने देखने हैं? नंबर 1 प्रेजेंट इकोनॉमिक, पॉइंट नंबर 2 एंटिटी का उसके ऊपर क्या होना चाहिए, पॉइंट नंबर 3 एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट एग्जिस्ट कर रहा हो। हाँ जी, बात समझ आती है सारों को? पक्की बात है भैया? 2 मिनट है, उसको अच्छी तरीके से पढ़ें। कोई सवाल है तो पूछें। मेरी क्या ऑनरशिप नहीं हो सकती? ऑनरशिप हो या ना हो, इससे एसेट की डेफिनेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ऐसा भी हो सकता है कि आप उस चीज़ के ओनर हो, इसमें कोई मसला नहीं है, ओनर हो सकते हैं आप। लेकिन अगर आप एक चीज़ के ओनर नहीं है लेकिन ये तीनों पॉइंट फुलफिल हो रहे हैं तो वो आपका एसेट। ओनर है अगर आप एक चीज़ के तो फिर तो ऑब्वियसली वो आपका एसेट हो गया ना। लेकिन अगर ओनर नहीं भी है और ये 3 पॉइंट पूरे हो रहे हैं तो वो आपका एसेट। एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, एज रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट का मतलब है कि आपने किसी ऐसे एग्जिस्टिंग इवेंट से उसको हासिल किया हो जो माना जा सकता हो। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं मुझे बीबा ने गिफ्ट की हैं, या आप कहते हैं मैंने इनसे खरीदे हैं, तो ये बातें समझ आने वाली हैं। लेकिन अगर आप चोरी कर लेते हैं तो फिर आपका ऐसे नहीं है, तो पास्ट इवेंट एग्जिस्ट करना लाजमी है। निज़ाम बैंक की गाड़ी एसेट आपके, आप ओनर नहीं, ओनर निज़ाम बैंक है, जब तक आप किस्तें पूरी नहीं करते। आप निज़ाम बैंक से गाड़ी निकलवाते हैं इंस्टॉलमेंट्स पे, आप इंस्टॉलमेंट्स दे रहे हैं, जब तक आप इंस्टॉलमेंट्स पूरी नहीं करते गाड़ी निज़ाम बैंक की है। लेकिन यूज़ आप कर रहे हैं, कंट्रोल आपका है, फ़ायदा आप ले रहे हैं, एसेट आपका। लीगल इवेंट है, विरासत में चीज़ मिलती है, बात मानी जाती। मैंने गिफ्ट का नाम इसीलिए लिया है ना। बड़ा अच्छा सवाल आपका। विरासत में आपको चीज़ मिली है तो आपने ना खरीदी है ना गिफ्ट है, लेकिन विरासत से चीज़ मिलना एक लीगल पास्ट इवेंट है जो नॉर्मली होता है, आपके कानून में लिखा हुआ। इट इज़ योर एसेट। आपको वैसे बंदा खुशी गाड़ी दे देता है, गिफ्ट कर देता है, हंसने की क्या बात है? खुशी का वो बंदा गाड़ी दे देता है, गिफ्ट कर देता है, तो आपका एसेट है। जी, यहाँ तक किसी को कोई सवाल, कोई और सवाल? जितने सवाल ज़्यादा पूछेंगे उतने आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे, अपने सोचने की कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाएं। ओनरशिप नहीं है, पास्ट में कैसे एग्जिस्ट करता है? मीज़ान बैंक से आपने जो गाड़ी ली है उसमें ओनरशिप तो आपकी नहीं है, लेकिन एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट आपका एग्जिस्ट कर रहा है जिसपे आप उनसे ये कह रहे हैं कि हम आपको इतने महीने इंस्टॉलमेंट देंगे और इतने महीने बाद गाड़ी हमारी होगी। आपने कोई लीज पे चीज़ ली है, कोई लीज का पता है? आईटीपी में पढ़ा होगा, चैप्टर 4 पढ़ लिया आईटीपी का? नहीं पढ़ा, मैं बता देता हूँ। लीज होता है बेसिकली रेंटल एग्रीमेंट। अब कुछ लीजेज ऐसे होते हैं या कुछ रेंटल एग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें हम ये कहते हैं कि 4 साल चीज़ का रेंट दें, 4 साल बाद चीज़ आप हमें पैसे देके खरीद लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक गाड़ी है, आपका नाम क्या था?
मीर जुल्फकार, मैंने मीर जुल्फकार पे को कहा मैंने गाड़ी आपकी हुई, 4 साल तक आप इस गाड़ी का मुझे रेंट देंगे, 4 साल बाद 10 लाख रुपए देंगे मेरे से गाड़ी ले लीजिए। अब 4 साल तक गाड़ी इनके पास है, गाड़ी इनका एसेट है, लेकिन ओनरशिप किसकी है? ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? 4 साल बाद। लेकिन पास्ट इवेंट एग्जिस्ट कर रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें हमने ये बात की। और कोई सवाल? सिंपल ट्रांजैक्शन और वन ऑफ ट्रांजैक्शन आपस में डिफरेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता। देखो बात को समझना, वन ऑफ ट्रांजैक्शन वर्सेस ऑनगोइंग ट्रांजैक्शन, इन दोनों का आपस में कंपैरिजन। सिंपल ट्रांजैक्शन वर्सेस कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन, इन दोनों का आपस में कंपैरिजन है। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई सिंपल ट्रांजैक्शन वन ऑफ हो, जैसे मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर होती ही सिंपल ट्रांजैक्शन वन ऑफ ट्रांजैक्शन है, कि मैंने एकदम भाई को 10 रुपये दिए, इन्होंने मुझे मार्केट दे दिया, वन ऑफ है, सिंपल भी है। लेकिन लाजमी नहीं है कि हर सिंपल ट्रांजैक्शन वन ऑफ हो, सिंपल ट्रांजैक्शन ऑनगोइंग भी हो सकती है। हमने महीने की इंस्टॉलमेंट्स करनी, हर महीने 10,000 रुपया जाएगा, हर महीने 10,000 रुपया जाएगा, तो ये सिंपल ट्रांजैक्शन में कॉम्प्लेक्सिटी की कोई नहीं। कॉम्प्लेक्सिटी वो चीज़ मैंने कहा था सर जी, अगर ऐसे हुआ, अगर वैसे हुआ तो यूँ करूँगा, तो यूँ करूँगा, अब ये कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन है, ये सिंपल नहीं। तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स में आपने डिफरेंस देखना है। सिंपल और कॉम्प्लेक्स एक अलग जॉनर है, वन ऑफ और ऑनगोइंग एक अलग जॉनर है। ये दोनों एक दूसरे के साथ इनका आपस में कोई कंपैरिजन नहीं, ठीक है। तो चीज़ सिंपल भी हो सकती है, वन ऑफ भी हो सकती है, सिंपल भी हो सकती है, ऑनगोइंग भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स हो सकती है, वन ऑफ हो सकती है, कॉम्प्लेक्स हो सकती है, ऑनगोइंग हो सकती है। बात समझ आ रही है? तो ऐसा नहीं है कि हर सिंपल ट्रांजैक्शन वन ऑफ होगी और हर ऑनगोइंग ट्रांजैक्शन कॉम्प्लेक्स होगी, ठीक है। तो ये आपस में मिक्स हो सकती है। बात क्लियर होती है? और किसी का कोई सवाल? आपने जो पिछले 1-2 दिन के लेक्चर्स हैं उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं है इनसे, इन्होंने आपको कहा है कि देंगे, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। स्टिल अगर आपको समझ नहीं आती तो मैं आपको दोबारा करवा दूँगा। और कौन सा बच्चा जिसने कल पहले दिन ज्वाइन किया था? कल आया था नहीं लड़का ने? उसी पे आने वाला, अभी उसी पे आने वाला। यहाँ तक बात समझ आ गई सारों को? एवरीवन क्लियर? एसिड्स 2 किस्म के होते हैं, एक करंट एसिड है, एक नॉन करंट एसिड। एक करंट एसिड होती है और एक एसिड। हमें समझ आ गया क्या होता है? अब हमें करंट और नॉन करंट एसिड समझना आसान हो जाएगा जी। आपके पास 50 रुपए का नोट है, ये आपका क्या है? एसिड है। ये आपका क्या है? अभी करंट नॉन करंट है, ये आपका एसिड। ये एसी है, ये भी क्या है? एसिड। एसिड से बेसिकली आपने लेना क्या होता है? पहला पॉइंट, फायदा। फायदा लेना होता है ना। जो एसिड आपको अपना सारे का सारा फायदा 1 साल के अंदर अंदर दे देगा वो करंट एसिड कहलाएगा, और जो एसिड आपको अपना फायदा 1 साल से जायद के अरसे में देगा वो। बात समझ आती है? सर करंट एसिड की डेफिनेशन क्या होगी? यूजफुल विदिन 1 बात समझ आती है? पक्की बात है। एवरीवन क्लियर? करंट एसिड नॉन करंट एसिड, ये बात समझ आ गई कि एसिड का मेन एम क्या है? उससे फायदा लेना, किसी भी किस्म का फायदा हो सकता है।
वो फायदा जो एसेट आपको देगा, अगर वो सारे का सारा फायदा 1 साल के अंदर दे देता है, 50 रुपए है, कितना अच्छा चलेगा? 1 साल के अंदर आपको फायदा दे देगा। ऐसे ही है ना, शॉर्ट टर्म के लिए चलेगा ना। तो जो शॉर्ट टर्म वाले एसेट है, जो मुझे शॉर्ट टर्म में फायदा देंगे, वो मेरे करंट एसेट है। जो एसेट मुझे लंबा अरसा फायदा देंगे, गाड़ी खरीदते हैं 1 साल की नहीं खरीदेंगे ना, लंबा अरसा फायदा देंगे, बिल्डिंग है, शॉर्ट टर्म के लिए फायदा तो नहीं देगी ना, लॉन्ग टर्म फायदा देगी, लॉन्ग टर्म एसेट। लेकिन आपका एक बिजनेस है किराने की दुकान का, फॉर एग्जांपल, अब किराने की दुकान में किराना आप डलवाते हैं, तो किराना आपका क्या पूरा साल जिंदा चलेगा? नहीं, उसको आपने बेचना है एज सून एज पॉसिबल, तो ये 1 साल के अंदर आपको फायदा देगा करंट एसेट। बात समझाएंगे? इस भाई ने आपके पैसे देने हैं, एसेट है, इस भाई ने आपको, अच्छा पैसे भी एसेट होते हैं, और किसी ने अगर पैसे देने हो तो ये तसल्ली भी एसेट होता है। ये बात पता है? तसल्ली भी क्या होती है? एसेट किस बंदे ने मेरे पैसे देने हैं, अकाउंटिंग कह रही, मैं नहीं कह रहा। क्या तसल्ली भी क्या है? जिसका हमने क्या नाम रखा है? रिसीवेबल। क्या हमने किसी से पैसे रिसीव करने हैं, रिसीवेबल, तो वो हमें तसल्ली दे रहा है, सर मैंने आपको देने हैं, ये भी एसेट है। लेकिन क्या वो आपको 1 साल के अंदर पैसे देगा? यस, ठीक है, करंट एसेट। अगर 1 साल के बाद देगा तो नॉन करंट एसेट। तो कोई भी ऐसा एसेट जिससे आप 1 साल के अंदर अंदर फायदा एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो आपका करंट एसेट होता है। और कोई भी ऐसा एसेट जिससे आप 1 साल के ज्यादा अरसे में अपना बेनिफिट या फायदा एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो नॉन करंट एसेट। जी, यहाँ तक बात क्लियर होती है भैया? चूना कहाँ से? किसने चूना लगाया मुझे? कुर्सी ने, कुर्सी सालों को चूना लगा रही है, चाहे कोई हुक्मरान हो या कुछ और हो। हमारा कौन है? दो हमारा था, दूसरी हमारा था। पूरा नाम क्या आपका? हमारा, आपका? हमारा खान। कश्मीर से कौन था आप लोगों में से? आप थे। और कौन कश्मीर से? आप भी कश्मीर से, आप भी कश्मीर से। आप कश्मीर किस इलाके से? गाजलाकोट से। आपने क्या बताया था? अच्छा, और आप? आप हॉस्टल में रहते हो? आप भी हॉस्टल में, और आप भी हॉस्टल में। जी, मेरी शक्ल से लगता है मैं कश्मीर से। क्या बोलते तुम? पंजाबी? पंजाबी तो हूँ मैं। मेरा ताल्लुक टेक्सला से, मैंने बताया था शायद पहले। तहसील टेक्सला, जिला रावलपिंडी। जी भाई, किसी को कोई सवाल? किसी किस्म का सवाल? हम बहुत आराम से चल रहे हैं, यकीन करें मैं इतने आराम से पढ़ाने का आदी नहीं हूँ। मेरा चैप्टर 1 खत्म हो चुका होता अभी तक, अगर आप लोगों ने पेपर नवंबर में देना होता तो। लेकिन आपने पेपर जनवरी में देना है। जी, किसी का किसी किस्म का सवाल? इस पेज में पढ़ने का एक फ़ायदा होता है कि बंदों के क्वेश्चन आंसर बच्चों के क्लियर होते रहते हैं। ये पिछले वाले सारों को बिल्कुल ठीक समझ आ रही होती है या कुछ समझ नहीं आ रही होती, क्योंकि तुम्हारा सवाल कभी नहीं आया। दो ही वजूहत हो सकती हैं, या तो आपको बहुत अच्छी समझ आ रही है, तो या कक समझ नहीं आ रही।
तो ऑप्शन ए है या ऑप्शन बी है? बी है। कब समझ नहीं आ रही? जी आगे वाले आप जो बैठे हैं आप तीनों, पक्की बात है। नाम दोबारा बताओ यार मुझे अपने सारे। सऊद, हुज़ैफा, हसन, बिलाल, दानिश, इशवाक ना, इशवाक, सऊद, हुज़ैफा और हसन। तलाल, एक मिनट, कौन सा दीवान? रहील दीवान। सैयद एहसन अली शाह जी। तेरा नाम तो अभी मैंने पूछा है। मीर जुल्फ़कार, शहजाद और हबीब और एक मुझे तेरा नाम आता था, इरशाद। नाम सारे तो मैंने मुशायरे वाले रखे हुए हैं। इरशाद, दीवान, लड़कियों के नाम जी हमारा भी हाजरा, माइल, इसका नाम मुझे ध्यान था, माइल, अनुषा, अरीबा। अब तुम आगे से मुझे देखिए गैस करें सर किसी तरीके से। आयशा, अमारा, और वो जो नहीं बचे मुझे उसका नाम नहीं एक मिनट ज़हन में आ रहा, रुको यार एक मिनट। हाँ तुम्हारा तो वो नाम है ना, मशल। ऐसे जिस नाम पे डिस्कशन हो जाए ना वो नाम मुझे याद रहता है। सऊद मेरा एक दोस्त था तो शायद इधर से मुझे याद रह जाए। हुज़ैफा भी एक मेरा दोस्त था। अब इस तरह याद करूँगा मैं नाम तुम लोग। तेरा नाम हसन था ना? 2 हसन है ना क्लास में, तेरा एहसन है। क्यों? वो नहीं आया तुम्हारे ग्रुप का एडमिन? किस चीज़ का? अल्लाह कामयाब। इज्तिमाई दुआ करेंगे आज ग्रुप में उसके लिए। अल्लाह आप सबको कामयाब करें, फोकस्ड रहें। मैंने आपको बताया कि ITM में आपने सिर्फ एक काम करना है, जो सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ आपने घर जाके उसको पढ़ना नहीं है। सिर्फ जो मैं करवा रहा हूँ उसको जाके एक दफ़ा याद कर लेना, सर में आज यही है क्लास। बाकी घर में आपको ITA जाके पढ़ने की जरूरत है, मैं आपको एश्योर करता हूँ। घर जाके आपको ITA पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो मैं क्लास में करवा रहा हूँ उसको रिवाइज करवा रहा हूँ। मैं CMA के बच्चे, CMA एक मुश्किल सब्जेक्ट है कैफ का, मैं उनको कहता हूँ मेरे सब्जेक्ट को घर जाके ना पढ़ें, क्योंकि मैं आपको कहूँगा कि घर जाके पढ़ो तो कौन सा आपने पढ़ लेना। तो बेहतर है मैं कहता ही नहीं हूँ, शर्मिंदा होने वाली बात है। तो बस कुछ लोग हैं वो पढ़ रहे हैं, घर जाके मुझे पता चलना शुरू हो गया है। नहीं मैं बोल नहीं रहा, मुझे पता है मैं खुद भी शागिर्द रह चुका हूँ, कितना कहना उस्ताद को मानते। मुझे ना ये बड़ा एक इशू था सच्ची बात बताऊँ, टीचर्स ये क्या भाई क्या बंद कर रिकॉर्डिंग बंद करते हैं यार। मीर जुल्फ़कार अली, पूरा नाम क्या? मीर जुल्फ़कार नहीं करना, वो करना बंद कर दे, बंद कर दे।